नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। कोरोना संकट और महंगाई की मार के बाद अब बारी मध्य प्रदेश का बजट पेश होने की है। 22 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में 26 फरवरी को सरकार बजट पेश कर सकती है। बजट पेश करने की तैयारियां जोरों पर हैं और बजट से पहले सरकार बजट के क्रांतिकारी बदलाव होने का दावा कर रही है। बजट से आखिर क्या है आम जनता को उम्मीदें? बजट पेश करने के लिए कितनी तैयार है सरकार और किन मुद्दों को बजट में मिल सकती है प्राथमिकता? और बजट से आम आदमी को कितनी राहत मिलने की उम्मीद है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर विस्तार से हम करेंगे चर्चा के लिए खास मेहमान भी होंगे हमारे साथ मौजूद। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए ये रिपोर्ट। जल्द पेश होगा एमपी का बजट। 26 फरवरी को सरकार पेश कर सकती है बजट। सचिवालय में तेज हुई बजट की तैयारियां। एमपी का बजट भी होगा पेपरलेस। आम आदमी को बजट से क्या है आस? मध्य प्रदेश का बजट 26 फरवरी को आ सकता है। मुख्यमंत्री लगातार बजट को लेकर विशेषज्ञों के साथ मंथन कर रहे हैं। वित्त विभाग भी बजट पेश करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू हो रहा है। ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि सरकार 26 फरवरी को बजट पेश कर सकती है। कोरोना काल को देखते हुए बजट पेश करने में कई एहतियात बरती जाएंगी। आइए आपको बताते हैं कि इस बार का बजट किन किन मायनों में खास हो सकता है। शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट पेश होगा। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा टैबलेट से बजट पेश करेंगे। एमपी देश का पहला राज्य होगा जिसका बजट ऑनलाइन पेश होगा। केंद्र की तरह एमपी का बजट भी पूरी तरह पेपरलेस होगा। केंद्र की तरह आत्मनिर्भर एमपी होगा बजट का फोकस। कोरोना के चलते बजट सत्र के दौरान सभी सावधानियां बरती जाएंगी। विधानसभा में प्रवेश को सीमित ही रखा जाएगा। विधायकों के लिए विधानसभा परिसर में कोरोना टेस्ट की व्यवस्था होगी। विधायकों के लिए एमएलए रेस्ट हाउस में भी कोरोना टेस्ट की व्यवस्था होगी। पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। रोजगार पूरी तरह से ठप पड़े हैं। ऐसे में आम आदमी को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। हर वर्ग ये उम्मीद कर रहा है कि सरकार बजट में कुछ न कुछ ऐसा जरूर करेगी जिससे संकट से जूझ रहे आम आदमी को कुछ न कुछ राहत जरूर मिलेगी। आइए एक नजर डालते हैं आम आदमी आखिर इस बजट से क्या चाहता है। इन सब के अलावा अब उम्मीद ये है कि सरकार बजट में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। ऐसे में सरकार बजट में इन मुद्दों पर फोकस कर सकती है। सरकार का दावा है इस बार का बजट क्रांतिकारी सुधारों वाला होगा। बजट ऐसा होगा जो प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की राह दिखाएगा। वित्त मंत्री जी के द्वारा यह टैबलेट पर प्रस्तुत किया जाएगा जो अपने आप में किसी भी राज्य का पहला बजट होगा और यह सौभाग्य हमारे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री को प्राप्त होगा। सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। आम आदमी को राहत देने के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को गंभीरता से काम करने की जरूरत है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार आम आदमी की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। टीम न्यूज़ स्टेट। चलिए इस पूरे मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन इसी बीच राज्यसभा आपको लिए चलते हैं जहां कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कुछ कह रहे हैं। आइए सुनते हैं। जिस ऊर्जा से होगा, जिस गति से होगा, जिस पारदर्शिता से होगा, जिस दृढ़ संकल्प से होगा, तो उसका उल्लेख तो हम लोग भी करेंगे और आप भी हाउस में नहीं करोगे, लेकिन व्यक्तिगत बातचीत में तो आप सबको भी एहसास होगा ही कि ठीक हो रहा है। तो इसलिए इस प्रकार का सोच मुझे लगता है उपयुक्त नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी प्रतिबद्ध रहेगी। मैं गांव से ही अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा जब 13वां फाइनेंस कमीशन आया था, उस समय फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार मंत्रिपरिषद जो तत्कालीन थी उसने मंजूर किया था कि देश की 2.5 लाख पंचायतों को 65,000 करोड़ रुपया 5 साल में मूलभूत की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मोदी जी की सरकार आई तो 14वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई। फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि पंचायतों को
2,292 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। सरकार बनी थी, स्वाभाविक रूप से सरकार के मन में यह बात रहती कि पैसा अगर हमारे हाथ में रहेगा तो हम ज़्यादा कुछ योजनाएं बना सकेंगे, खर्च कर सकेंगे। लेकिन उस समय मोदी जी ने दोनों रिकमेंडेशन हूबहू स्वीकार की। एक तो ग्राम पंचायतों को 2,292 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों के लिए, और जो राज्यों को 32% दिया जाता था उसके स्थान पर 42%। और मुझे ध्यान है उस समय कैबिनेट में कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे थे। तो मोदी जी ने कहा था कि देखिए, गांव का विकास करना है तो पैसा गांव में पहुंचना चाहिए, और केंद्र से ज्यादा अच्छी पहचान राज्य अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए कर सकते हैं। वो समस्याओं के नजदीक हैं, निराकरण उनके हाथ में है, और अगर पैसा उनके पास रहेगा तो वो अच्छी योजनाएं बना सकेंगे, और जब राज्य आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। इस भावना के अंतर्गत 32 से 42% पैसा उस समय देना स्वीकार किया था। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अब तो 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी आ गई है, और 15वें वित्त आयोग ने 2,36,850 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों को देने का रिकमेंडेशन किया है। उसको मंत्रिपरिषद ने स्वीकार कर लिया है। 70,000 करोड़ रुपया नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के निकायों के लिए स्वास्थ्य के लिए देना उन्होंने रिकमेंड किया है। उसमें ग्रामीण निकाय के लिए 43,000 करोड़ रुपया लगभग है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अब इन 5 सालों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया व्यय होगा, जिसका परिणाम ग्रामीण विकास के रूप में आएगा। यह मैं आप सबके समक्ष इस समय कहना चाहता हूं। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में हम सब जानते हैं, यहाँ बहुत सारे हमारे साथी बैठे हैं जो गांव में रहने वाले हैं, और गांव में चाहे आबादी के क्षेत्र में हमारा मकान बना हो, चाहे कोई भी संरचना हमने अपने रहने के लिए अपने खेत में बनाई हो, उसका मालिकाना हक किसी के पास नहीं होता था। जो खेती की जमीन है हम उसके भूमि स्वामी होते थे, उस जमीन पर हम लोन ले सकते थे, उसको गिरवी रख सकते थे, उसका मालिकाना हक हमारे पास था। लेकिन अगर उस जमीन पर कोई बिल्डिंग बनी है, उसका हक और मालिकाना स्वतः किसी को भी प्राप्त नहीं था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि गत वर्ष पंचायती राज दिवस के अवसर पर हमने प्रधानमंत्री जी को अनुरोध किया और स्वामित्व नामक स्कीम प्रारंभ की, जिसको 6 राज्यों में हम लोगों ने पायलट किया, और लगभग 1,47,000 लोगों को अभी तक मालिकाना हक दिया जा चुका है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री जी ने इस बजट में इस स्कीम को 6 राज्यों के अतिरिक्त अब पूरे देश में प्रभावी कर दिया है, पैसा देना स्वीकार कर लिया है। अब गांव में रहने वाला भी कोई नागरिक जिसका अपना मकान मालिकाना हक का नहीं है, उसको इस योजना के अंतर्गत सर्वे करके राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा। राज्य सरकार उसको मालिकाना हक प्रदान करेगी। अब अगर उसकी जमीन से कोई सड़क निकल रही है और उसका मकान प्रभावित हो रहा है, तो शहर की भांति ही उसके मकान का भी आकलन होगा और उसको मुआवजा राशि उसी हिसाब से मिलेगी। अब यह मकान की जो संपत्ति है, ये संपत्ति बैंक में भी गिरवी रखी जा सकेगी। अगर कोई परिवार अपने बाल बच्चों को आगे काम शुरू कराना चाहता है, उसके लिए वो ऋण लेना चाहता है, तो यह संपत्ति उसके काम भी आएगी। यह एक बड़ी योजना भारत सरकार ने इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रारंभ की है।
दूसरा, माननीय सभापति महोदय, मनरेगा, यह तो सच है कि आप सबके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। फिर यह भी बात कही जाती है कि कुछ लोग कहते थे कि मनरेगा गड्ढों वाली योजना है। तो आप भी इस बात को अच्छे से जानते हो, हम भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि भाई जब तक आपकी सरकार थी तब तक निश्चित रूप से उसमें गड्ढा खोदने का ही काम होता था। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता भी और गर्व भी है, शुरुआत आपने की, लेकिन उस योजना को परिमार्जित हमने किया। और आज मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि मनरेगा के अंतर्गत बनने वाली लाखों जो संरचनाएं हैं उनको जियो टैग करने का काम किया। मनरेगा के मजदूर को उसके अकाउंट में पैसा जाए मजदूरी केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित किया। और मनरेगा बहुआयामी बने, बहुउपयोगी बने। मनरेगा सिर्फ लोगों को अकेला रोजगार देने का ही काम ना आए, रोजगार तो व्यक्ति को मिले ही, लेकिन ऐसी संरचना बने, किसी गरीब आदमी के यहाँ कैटल शेड बन जाए तो पशुपालन के लिए उसको काम आएगा, उसकी ताकत बढ़ेगी। छोटा मोटा गांव में तालाब बन जाए तो जल रुकेगा, उससे जल का संवर्धन होगा। तो मनरेगा को हम लोगों ने परिमार्जित किया, मनरेगा में निरंतर पैसे को बढ़ाया। और जब पिछले बार कोविड का संकट आया तो 61,000 करोड़ का बजट था, उस बजट को बढ़ाकर 1,11,500 करोड़ रुपया देना सुनिश्चित किया। तो मनरेगा के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला। 324 लाख करोड़ मानव दिवस सृजित हुए। और मनरेगा के माध्यम से निश्चित रूप से जो ठीक उपयोग किया जा सकता था वो करने का प्रयास भारत सरकार ने किया। अभी माइग्रेंट लेबर की भी बात आई, तो मनरेगा ने भी यह सुनिश्चित किया कि माइग्रेंट लेबर को रोजगार मिले। और फिर प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी संचालित किया। इस अभियान के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और इसके माध्यम से भी बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर खुले और लोगों को रोजगार मिला। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि देश में चाहे बड़ी सड़क बने, चाहे चतुर्भुज योजना बने और चाहे छोटे से छोटे गांव में गांव का व्यक्ति भी डामरीकृत सड़क को जोड़ पाए, उसका उपयोग कर पाए, यह कल्पना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो रोड मैप बनाया था कि 6 लाख गांव को, 1,80,000 बसाहटों को 2007 तक डामरीकृत सड़क से जोड़ दिया जाएगा, वह काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि अटल जी की सरकार बीच में चली गई। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि बीच के कालखंड की जो स्थिति रही वो अलग है। आज फिर उस काम को प्रारंभ किया है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज पूर्णता की ओर है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूसरा कार्यकाल प्रारंभ किया तो 80,250 करोड़ रुपए की लागत से 1,25,000 किलोमीटर सड़क थर्ड फेज के अंतर्गत बनाई जाएगी। यह भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया, बनाई जाएगी, जिसमें 42,000 किलोमीटर जो है स्वीकृत हो गई है। बहुत सारी जगह उसके शिलान्यास, भूमि पूजन भी सांसद लोग कर रहे हैं। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र में हम जानते हैं कि आजीविका की बड़ी आवश्यकता है। 66 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को शक्ति संपन्न बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक उनको बैंक से जो ऋण का लिंकेज हुआ है वो लगभग 3 लाख करोड़ का है। उनका एनपीए जो कभी 2014 से पहले 23% हुआ करता था,
आज हम लोगों ने परिमार्जित करके 2% तक उसको लेकर आए। और आप सब देखेंगे कि जब कोविड का संकट आया तो शहर में तो जागरूक थे, पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन गांव में भी ग्राम पंचायत का सचिव, रोजगार सहायक, आशा वर्कर और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने कोविड प्रोटोकॉल का 100% पालन करने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। चाहे वो मास्क बनाने का मामला हो, सैनिटाइजर बनाने का मामला हो, उन सब ने देश के उस कालखंड के दौरान जो अपनी भूमिका थी उस भूमिका का निर्वाह करने की पूरी एक सफलतम कोशिश की है। मैं सदन के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप की सभी बहनों को बधाई भी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में गरीब आदमी के जीवन स्तर में बदलाव आए, इस बात का सद प्रयत्न और संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को दोबारा से परिमार्जित करके बनाया गया, आकार बढ़ाया गया, पैसा बढ़ाया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं कि हम आवास दे रहे हैं, इसका कोई यश प्राप्त किया जाए। गांव में रहने वाले व्यक्ति का जीवन सुगम हो, उसका जीवन यशस्वी हो, वह सही प्रकार से अपने परिवार के साथ रह पाए, इसलिए उसको आवास भी दिया। 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस भी उसको उपलब्ध कराया, हर घर में शौचालय की उपलब्धता कराई, सौभाग्य योजना के अंतर्गत उसको बिजली की उपलब्धता कराई, उस घर में रसोई की उपलब्धता कराई। और आज हम यह कह सकते हैं कि इन सब गरीब हितैषी योजनाओं के कारण गांव में निवास करने वाले व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव आया है। यह निश्चित रूप से एक योजनाबद्ध आमूलचूल परिवर्तन है। और मैं यह मानता हूं कि सरकार कोई भी हो, लेकिन सरकार का धर्म यही है कि देश में रहने वाले गांव गरीब किसान के जीवन स्तर में बदलाव आए, गांव में अधोसंरचना विकसित हो और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव आए, यह सुनिश्चित करने। तो राज्यसभा में आप कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सुन रहे थे और सीधे तौर से एक मैसेज यहां पे देने की कोशिश की, किसानों के हित में सरकार सोच रही है, किसानों के साथ सरकार खड़ी हुई है। ये वक्तव्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो हालात इस समय बने हुए हैं, ऐसे में बार बार अलग अलग मंचों के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि किसानों के हित में पूरे फैसले लिए जा रहे हैं और अलग अलग तरीके की स्कीम्स लाई जा रही हैं। अब ये देखना होगा कि इसके बाद क्या प्रतिक्रिया किसानों की तरफ से निकलकर सामने आती है। आगे अब बढ़ते हैं, अपने मुद्दे की तरफ हम रुख करते हैं जिसमें हम मध्य प्रदेश के बजट को लेकर आज चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करवाती हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। प्रदीप माहौर जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है फिरोज जी आपका भी। और इसके साथ ही मेरी सहयोगी भोपाल से दीप्ति चौरसिया जुड़ी हुई हैं। दीप्ति, ये बताएं, मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है, ऐसे में कई उम्मीदें हैं मध्य प्रदेश के बजट से आम जनता को। बढ़ती महंगाई, रोजगार को लेकर आपको लगता है कि इस पर सरकार विचार कर सकती है, और क्या कुछ अभी तक आपको इंफॉर्मेशन मिल पाई है? देखिए, मध्य प्रदेश का जो बजट सत्र है ये 22 तारीख से शुरू होगा, 24 को संभवतः बजट पेश होगा। और जो खास इन्फॉर्मेशंस हैं बजट को लेकर, वो फोकस होगा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। आपने दो बात कही, एक महंगाई को लेकर, दूसरे रोजगार को लेकर। तो जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है उसे बनाने की बात कही जा रही है। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो पूरा का पूरा रोडमैप तैयार है, उसके जरिए अगर उसी को ठीक से लागू किया जाएगा तो कहीं ना कहीं रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। और बजट को लेकर जो है मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई सारे उद्योगपतियों से भी इस बारे में पूरी चर्चा करी, इकोनॉमिस्ट से भी करी और जो विशेषज्ञ हैं उनसे पूरी बात करी। तो सभी सेक्टर्स से अलग अलग किस्म के सुझाव आए। जैसे कि जो एम्स के डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से इस तरह का सुझाव था कि फार्मा कंपनियों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहिए, जिससे हेल्थ सेक्टर तो इम्प्रूव होगा, लेकिन हेल्थ सेक्टर के साथ साथ जब ये सारे फॉर्म्स और ये सब कंपनियाँ आएंगी तो इससे रोजगार भी बढ़ेगा। तो लगभग सभी सेक्टर के लोगों से बातचीत हुई है, जिसमें यही निकलकर सामने आया है। किसी का कहना था कि प्रदेश को IT हब बनाना चाहिए, तो किसी ने जो है फार्मा कंपनी पे जोर दिया और किसी ने कहा कि एजुकेशन हब बनाना चाहिए। तो सभी ने अपने अपने तरीके से सुझाव दिए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो जो केंद्र का है आत्मनिर्भर भारत, उसी को लेकर जो है मध्य प्रदेश में मॉडल तैयार किया जा रहा है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। और जो फोकस होगा वो MSME पे होगा कि किस तरह से स्टार्टअप होना चाहिए, किस तरह से छोटी कंपनियां खुलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो MSME के सेक्टर की न केवल कंपनियां खुले, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओपन हो, बल्कि उनके लिए मार्केट कैसे मिले, ये एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो बजट इस वक्त चुनौतीपूर्ण इसलिए भी होगा कि कर्जा भी बहुत ज्यादा है, कोरोना काल भी है और सरकार का खजाना एकदम खाली है। तो चुनौतीपूर्ण तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो बजट होगा उससे उम्मीद की जा सकती है कि महंगाई तो कम नहीं होगी, तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। सरकार लेती जा रही है और महंगाई भी बढ़ती जा रही है, ऐसे में चुनौतीपूर्ण बजट ये जरूर है। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, कैसे देखते हैं आप इस बजट को? केंद्रीय बजट की अगर हम बात करें तो उससे तो मिक्स्ड रिस्पॉन्स ही मिल रहे हैं और आम जनता ने जो महंगाई को लेकर उम्मीदें लगाई बैठी थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो वर्ग निराश हुआ है। क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश के बजट को लेकर क्या चुनौतियां रहेंगी? संक्षिप्त में बताइएगा सर। जी करिश्मा जी, मध्य प्रदेश का जो आने वाला बजट है उसमें सबसे बड़ी चीज जो सामने देखने को आपको मिलेगी, जैसे कि दीप्ति ने बोला है कि आत्मनिर्भर भारत यानी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, सेल्फ रिलायंट मध्य प्रदेश के बारे में सबसे ज्यादा सोचा जाएगा, क्योंकि ये इस सदी का पहला ऐसा बजट है जो एक पैंडेमिक के दौरान आएगा। तो मध्य प्रदेश ने पैंडेमिक के दौरान फार्मर्स, आपको बताऊं ये फार्मर्स को फोकस करेंगे, एजुकेशन को फोकस करेंगे, जिससे कि और इसका एक चीज और भी होगी कि पैंडेमिक से रिलीफ मिले, साथ ही साथ अपकमिंग जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस हैं उनमें मध्य प्रदेश के जो वोटर्स हैं उनको कैसे बू किया जाए, ये भी कहीं ना कहीं प्रयास रहेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट आज जो बीजेपी की आई है वो सामान्य तरीके से नहीं आई है, क्योंकि असामान्य तरीके से गवर्नमेंट आई है। बीच में एक सरकार गिरी, दूसरी सरकार का गठन हुआ, तो कहीं ना कहीं ये फोकस तो रहेगा। साथ ही मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जो चीजें आई हैं, ये जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कहें तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में बीच में आपने देखा होगा कि जो छोटे तबके के व्यापारी हैं या छोटे तबके की इंडस्ट्रीज हैं, जैसे MSME की बात कही है कि इन पर फोकस रहेगा, जिससे के कारण ही मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। दो चीजों पर विशेष फोकस किया जाएगा। पहला फोकस रहेगा एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन ने इस पीरियड में जो रोल प्ले किया है, यानी कि डिजिटल डिवाइड के बारे में ज्यादा फोकस रहेगा पहला। दूसरा फोकस इनका रहेगा कि हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने पर। ठीक है सत्यप्रकाश शर्मा जी, समय की कमी है, माफी के साथ मैं थोड़ा प्रदीप माहौर जी आपके पास आना चाहूंगी। संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा सर। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पे फोकस होने वाला है इस बजट पर, जनता काफी उम्मीदें लगाई बैठी है कि राहत मिल जाएगी महंगाई से, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल करिश्मा जी, देखिए क्या है कि पैंडेमिक के दौरान जिस प्रकार मध्य प्रदेश का जो फार्मा सेक्टर है उसने अपना एक बड़ा योगदान किया पैंडेमिक और पूरे देश को ही विश्व जो फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट्स हैं और फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन हैं वो गई हैं, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर विशेष इस समय ध्यान दिया जाना चाहिए और दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में फार्मास्यूटिकल बहुत बड़ी भूमिका, नॉट ओनली फार्मास्यूटिकल के साथ साथ मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। दूसरा, कृषि क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र के अंदर हमारे यहाँ बहुत सारी ऑलरेडी स्कीम चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग, इसके ऊपर विशेष तौर पे पैकेजेस आएंगे जिससे कि इनके डेवलपमेंट हो। प्रदीप माहौर जी को देखना होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि चुनौतियां काफी ज्यादा हैं और जनता काफी उम्मीदें लगाई बैठी है। फिरोज सिद्दीकी जी, संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा, विपक्ष इसको किस तरीके से देखता है, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु विपक्ष इस समय चाहता है? देखिए, अगर आत्मनिर्भर भारत की और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो सरकार जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश की वो कर्ज पर चल रही है टोटल।
जो कुल मिला के जो कर्ज पे चल रही है वो आज इस बजट में ये देखना है कि कितना कर्ज जो है सरकार कम कर पाती है और अपने जो स्वयं के साधन हैं उनसे कितना आगे बढ़ पाती है। दूसरी बात कहूँगा कि ये जो पैंडेमिक महामारी के बाद, कोरोना काल के बाद जो अर्थव्यवस्था खराब हुई है लोगों की, जो हमारा हेल्थ सेक्टर था वो पूरी तरीके से फेल हो गया। हम प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो थे निर्भर होके पैंडेमिक से लड़ रहे थे, तो अब उस हेल्थ सेक्टर के लिए क्या सरकार का कदम उठाती है ये देखना होगा हमको। माइग्रेंट लेबरर्स जो थे, मध्य प्रदेश वो राज्य है जो तीसरे नंबर आता है माइग्रेंट लेबरर्स में, वो आज वर्तमान में अपने अपने घरों पर हैं और वापस नहीं गए, तो उनकी आजीविका के लिए सरकार क्या रास्ता बनाती है। एमएसएमईज की जहाँ तक सवाल है तो मार्कफेड है, एमपी एग्रो है, लघु उद्योग निगम है, इन निगमों के माध्यम से छोटी कंपनीज को मार्केट मिला करता था। वर्तमान में जो योजनाएं थी, जो भी नीतियां रही, वो ऐसी रही कि बड़ी इसी को लेकर ही हम बात कर रहे थे फिरोज सिद्दीकी जी। और अब क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त है, फिरोज सिद्दीकी जी, प्रदीप माहौर जी, मैं चाहूंगी कि आप दोनों ही आमने सामने आए। प्रदीप माहौर जी, जवाब दीजिए। विपक्ष खासी उम्मीदें लगाए बैठा है, जनता तो लगा ही रही है उम्मीद, लेकिन विपक्ष भी खासी उम्मीदें लगाए बैठा है, लेकिन किसानों को साधना इस वक्त आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रदेश में जैसे हालात बन रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको नहीं लगता कि बीजेपी के लिए चिंता का विषय बन सकता है? नहीं करिश्मा जी, देखिए किसानों का अगर पक्ष की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम चल रही हैं। इसके अलावा जो मेन फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम डिमांड कैसे बढ़ाएं। डिमांड बढ़ाने के लिए हमको यहाँ पे और जो फूड प्रोसेसिंग है उसके ऊपर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। सिर्फ किसानों को हम कोई एक पैकेज दे दें उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसानों का जो प्रोडक्ट है, जो प्रोड्यूस है, फिरोज सिद्दीकी जी, आप भी कुछ कह सकते हैं जी। और जो फिरोज सिद्दीकी जी अभी थोड़ी देर पहले जो बोल रहे थे वो एक नेगेटिव उस पर जा रहे थे। बजट अभी आने वाला है क्योंकि आया ही नहीं, उसकी पहले से बुराई करना है चालू कर। चलिए ठीक है, बजट आने वाला है और सब खासी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। नहीं जा रहा हूँ जी जी नहीं बाबा माहौर जी, आप गलत कह रहे हैं। कांग्रेस ठीक है, समय की कमी है सर, माफी चाहूंगी आप सभी से। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए। मेरी सहयोगी दीप्ति भी जुड़ी थी, बहुत शुक्रिया दीप्ति जुड़ने के लिए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही।